जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 और पूरी गणित आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी 1 बाय 1 करके। और हम इसमें प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे बाबू, और इसके बेसिक भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, कि ताकि कोई भी बालक ये ना कहे कि सर जी ये बात मुझे नहीं समझ में आई, आखिर ये कैसे हो गया। तो सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें और क्या इसका बेसिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको संख्या पद्धति जब पढ़ना है तो जाहिर सी बात है पहले आपको ये जानना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। और पूरी गणित में चाहे कोई भी क्लास 1 से लेकर के आप किसी भी क्लास में जब पढ़ते हैं बाबू गणित, तो उसमें अंक आपको 10 ही अंक आपको देखने को मिलते हैं। अंकों की बात की जाए तो वो 0 1 0 1 2 3 इस तरीके से 9वें तक ये सब क्या आते हैं बाबू, अंक आते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, अंक। अब बात करते हैं कि इन्हीं अंकों के मेल से बहुत बड़े बड़े संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं संख्याओं को। तो संख्याएं दो भागों में बांटी गई हैं, एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। अब बात करेंगे बाबू कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जिनको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्याएं किसे कहेंगे बाबू, तो काल्पनिक संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक आता हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। हालांकि आपको इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना नहीं है कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन मैंने बेसिक बताने के लिए भाई कि सारी चीजें आपको पता रहे, ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं, इसमें क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो भैया इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे में काल्पनिक संख्या आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं करणी में -2, ठीक है, करणी में -3। यदि ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है अंडर रूट में, तो इन्हें हम लोग बाबू काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए अब बात आती है वास्तविक संख्या में, तो यहां से हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या में पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसको नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया कि जैसे कहां से गिनती शुरू होती है, तो 1 से, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज होगी तो शुरुआत 1 से ही होगी, ठीक है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या बाबू हमेशा 1 से शुरू होती है और हमेशा धनात्मक चलती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से आरंभ होकर के धनात्मक सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। बाद में जब 0 की खोज हो गई और इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ तो शून्य को ला दिया गया, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को जब लेकर के हम गिनते हैं, गणना करते हैं, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। वो संख्या क्या कहलाती है बाबू, पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 ऐसे करके यदि आपको नंबर दिया गया हो तो इसको क्या कहेंगे, होल नंबर या पूर्ण संख्या है। अब बात आती है पूर्णांक संख्या। अब तक तो हम लोग धनात्मक जा रहे थे, लेकिन फिर समस्या होने लगी कि कुछ ऐसी चीजें जिनको हमको माइनस में भी करना है। तो जिनको माइनस में करना होता है, यदि माइनस में संख्याएं शामिल हो जाए, यानी ध्यान रखिएगा 0 से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं यदि हैं, तो ऐसे में इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे बाबू, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 से यदि आगे जाएंगे, धनात्मक जाएंगे तो प्राकृतिक, 0 को ले लेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, और उसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते रहे तो उसमें हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो तीनों समझ में आ गया होगा। अगले बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये भी आप लोग पढ़े होंगे, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि जो भाई बहन एकदम नहीं जानते हैं तो वो भी आप जान जाएं, ठीक है। देखिए सम संख्या, इवन नंबर, ये क्या होता है बाबू, तो आप लोग जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं।
जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 12 ये सब क्या है? सम संख्या है। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी याद रख लीजिएगा बाबू, इकाई अंक ध्यान रखिएगा, इकाई अंक जो होता है, इकाई अंक इसका हमेशा क्या रहेगा? इकाई अंक इसका हमेशा क्या रहेगा? तो 0, 2, 4, 6, 8। यदि ये संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि ये संख्याएं मिल जाएं तो उनको कहिएगा कि ये सब संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होगी, या 2 से वो संख्याएं विभाज्य होंगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका ठीक उल्टा ये होता है, यानी जो 2 से न कटती, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके बाबू ये संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्या होगी। अब बात आती है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो अपने से छोटी संख्या से विभाज्य हो जाए, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका भाजक 2 से अधिक हो जाए, यानी 2 संख्याओं से अधिक संख्याएं उस संख्या को काट दें तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ध्यान रखिएगा बाबू कि भाज्य संख्या यदि आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब 4, 6, 8, 10, 12 ये सब संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती है। क्यों कहलाएंगी बाबू? क्योंकि देखिए 4 जो है किससे कटेगा? यह 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक इसके भाजक हो गए कि नहीं हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिसके भाजक 2, जिसके भाजक सिर्फ क्या हो? 2 हो, एक तो वह खुद संख्या हो और एक 1 से कट जाने वाली हो। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है बाबू? तो 2 होती है। अब आपके मन में आएगा कि सर जी 1 क्यों नहीं लिए? तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, 1 सिर्फ 1 से ही कटता है, 1 सिर्फ 1 ही से कटेगा। एक संख्या और होनी चाहिए जो 1 को काट दे, ठीक है, तब जाके इसको हम कहेंगे कि ये अभाज्य, मतलब 2 उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, 2 2 यानी 1 1 हो जाए और 1 वो खुद संख्या अपने आप को काटती हो, तब उसे हम लोग कहते हैं कि अभाज्य है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 को और भी क्या कहा जाता होता है? 2 देखिएगा सम अभाज्य है, सम संख्या है और ये अभाज्य है, ये भी ध्यान रखना। यानी 2 सम संख्या है और अभाज्य भी है, और बाकी कोई ऐसी सम संख्या नहीं होती है जो अभाज्य है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चे जो है ये ध्यान नहीं देते हैं कि सर जी तो 2 तो सम संख्या है, और वो ये नहीं बता पाते हैं कि नहीं सर ये अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये सम होने के बाद भी अभाज्य है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। अब बात आती है अगली आपकी, देखिएगा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है बाबू? तो परिमेय संख्या में, परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी जिनको बाबू हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर न हो। या ये भी कह लीजिए कि जिनका HCF हमेशा क्या आता हो? 1 आता हो। जिनका HCF क्या आता हो बाबू? 1 आता हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या
ध्यान रखिएगा कि यह ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी होगा। यानी अब ये भी दिमाग में आएगा कि सर जी क्यू कहाँ है इसमें, एक में। मान लो एक हम कहें कि परिमेय संख्या है तो इसका क्यू कहाँ है, तो ध्यान रखना बाबू, क्यू हमेशा एक होता है। किसी भी संख्या का हर यदि आपको नहीं लिखा हुआ दिखे तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि उसका हर हमेशा एक होता है। ठीक है, तो इसलिए यदि आप जीरो भी है ना तो जीरो का हर क्या होगा, एक होगा। इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी परिमेय संख्या क्या है। अब ये भी दिमाग में आपके डाउट आ रहा होगा सर जी HCF कैसे एक हो सकता है। तो ध्यान देना बाबू, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दिया 4 और बटे में लिखा 8, तो अब कहेंगे सर जी इसका तो HCF 4 आएगा। लेकिन मेरे भाई जब इसको सरल कर दोगे, भिन्न के सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1 बटा के दिया क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी 1 बटा के 2 होगा, 1 बटा के 2 होगा। अब देखो इसको काटने वाली संख्या कौन होगी, तो दोनों को काटेगी सिर्फ एक। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लूँ 8 बटा के 12 ले लूँ। ठीक है, तो 8 बटा के 12 है। अब 8 को हम काटेंगे तो 4 से तो 2 बार में कट जाएगा और 3 बार में कट जाएगा, यानी ये 2 बटा के 3 होगा। अब 2 और 3 का HCF क्या होगा, एक ही तो होगा। तो इसलिए मेरे भाई आप ध्यान रखना कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका HCF हमेशा क्या होता है, एक होता है। या उनको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। Q 0 के बराबर ना हो ये शर्तें यदि हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है बाबू अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या हम उन्हें कह सकते हैं जिनको हम P/Q के रूप में न लिख सके या Q इनका क्या हो जाए, 0 हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कहेंगे कड़ी में 2, कड़ी में 3, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा बात को समझना। करड़ी में यदि 2 का यदि आप मान निकालते हैं ना तो इसका मान आता है 1.41, ऐसे कुछ करके हमेशा ये आगे संख्या बढ़ती रहती है। तो इसलिए इसका परिमेय जो है, इसका कभी भी मान जो है ना, दशमलव प्रसार जो है कभी शांत नहीं होता है। और जब शांत नहीं होगा तो इसको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। इसी कारण क्या कहते हैं कि ये सब संख्याएं क्या होती हैं, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं करणी के अंदर, वो संख्याएं हमेशा अपरिमेय कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ लेना इस चीज को। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पाई को लेकर के। मेरे भाई पाई एक अक्षर है और पाई कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये अक्षर है, इसका मान यदि लिखा हुआ है 22/7 तब ये परिमेय है। लेकिन पाई को कभी कह मत देना कि नहीं ये परिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, सॉरी परिमेय है। ठीक है, अब बात आती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं में क्या होता है, मैं इसको क्यों लिया हूँ, क्योंकि इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके 9 में भी और 10 में भी काम आएंगी। देखिए, जैसे में बाबू यदि संख्या का प्रसार इस तरीके से दशमलव में हो रहा हो और एकदम रुक जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है और इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए ये शांत हो गई है, लेकिन जिसके पीछे मैंने डॉट 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 लगाया है ये संख्याएं क्या हैं, अशांत रूप में है। इनको क्या कहेंगे, अशांत है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जिनका दशमलव प्रसार रुका हुआ रहता है उनको शांत कहते हैं, और जिनका दशमलव प्रसार लगातार चलता रहता है उन्हें हम लोग अशांत कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप संख्याओं का परिचय अच्छे से कर लिए होंगे। एक बार आप जरूर अपने से भी देख लीजिएगा बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या ऐसे कंडीशन हो सकती है, तो चलिए देखते हैं बाबू। अब यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे, देखिए हमने बताया था कि यदि 0 है चाहे कोई भी संख्या है उसका हर हमेशा 1 होगा। यदि कोई संख्या नहीं है उसके नीचे तो क्या होगा,
हर उसका 1 होगा। अब बताओ ये p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? p बाई क्यू के रूप में भी मिल गया, और एक जो है बाबू वो 0 के बराबर तो नहीं है ना, है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, q बराबर 1 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, तो इस बात से आप उत्तर दे सकते हैं इस तरीके से कि 0 का बटा में 1 होगा, यानी इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिए, और q 1 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू? ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। चलिए ये संख्या देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा बाबू कि दो संख्याओं के बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप संख्या को निकालना चाहते हैं ना 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 को जोड़ करके यदि 2 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर जो मिला रहेगा उसमें फिर इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद फिर आधा कर दीजिए, फिर बीच में चले जाएंगे। यानी कोई इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, और इसको यदि आप जोड़ेंगे बाबू, तो जोड़ने के बाद आप बीच में चले जाएंगे, और फिर इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो फिर बीच में आ जाएंगे, है कि नहीं? फिर यदि इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो फिर बीच में आएंगे। यानी आप चाहते जितना चाहेंगे उतना बीच में संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि इधर जोड़ेंगे इन दोनों को तो इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर बीच में मिल जाएगा, यदि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बीच में मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बीच में संख्या मिल जाएगी। जोड़ करके आधा कर देना है, तो बीच वाली संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो समझ में आ गया होगा मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात आती है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं बाबू, तो लिखेंगे हल, अब यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखो ये परिमेय संख्या के रूप में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको परिमेय बनाएंगे, तो इसको बटे में लिखेंगे 1। अब देखो 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना बीच में, तो हमको इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। तो हम 7 से जब गुणा करेंगे बाबू तो हमें भिन्न 1 मिलेगी, 7 त्रिके 21 और 21 बटा के 7 मिल जाएगा। अब बात आती है दूसरे अंक की, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और इसको परिमेय के रूप में लिखेंगे तो 4 बटा के 1 होगा, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तब ना बाबू ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख लेना, तो 4 बटा के 1 कर लेना। अब गुणे क्या करना है, इसमें 7 कर देना, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर देखिए 7 एक कम 7। अब 21 और 28 के बीच में आपको 6 संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? चलिए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगी वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी बाबू? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 22 बटा के 7 हो जाएगा, फिर 23 बटा के 7 होगा, फिर 24 बटा के 7, 25 बटा के 7, 26 बटा के 7 और 27 बटा के 7। देख लीजिए ये सभी संख्या 6 गो हैं जो इनके और इनके बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। 6 परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए बोला था बाबू, इस तरीके से आप 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि हमारी बात समझ में आ रही है मेरे भाई तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने उन भाइयों तक जरूर वीडियो मेरी पहुंचा दीजिए जो इस साल 9 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो चलिए ये तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही है, तो हम लोगों को तो और ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है कि नहीं। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमको तो मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि परिमेय पहले से ही लिखा है। बस इसमें क्या करना है बाबू, इसमें आपको 6 से गुणा कर देना है, अंश और हर में 6 से गुणा करना है। क्यों करना है, मैंने बताया था कि यदि 5 को बीच में निकालना है तो 6 से गुणा करिए, यदि 6 को निकालना है तो 7 से गुणा कर दीजिए। ये बातें बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। तो 3 छक्का 18 और 5 छक्के 30। अब इसके बाद आएंगे दूसरी भिन्न लेंगे 4/5 और इसमें हम लोग फिर 6 से गुणा करेंगे दोनों में। तो 6 चौको 24 और यहाँ पर 6 पच्चे 30 हो जाएगा। अब आपको 5 ठो लिखना है, बिल्कुल फटाफट लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या लिखेंगे बाबू, पहले आपको क्या मिलेगी, 18 है तो 19/30 मिल जाएगा, फिर 20/30 मिल लिख सकते हैं, फिर 21/30 लिख सकते हैं, 22/30 लिख लेंगे और 23/30 लिख लेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं इसके बीच में पाना है। तो ये हो गई आपकी संख्या, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब बात आती है आपके लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखो नंबरिंग थोड़ी सी उल्टा हो गई मेरे भाई, तो इसको आप लेकर परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्या है कथन, स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए प्राकृतिक संख्या हम पहले बता दें आपको बाबू। तो आपको पहले ही मैंने प्राकृतिक संख्या बताया था कि 1 से शुरू होती है ना, और ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है बाबू, तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2, यानी 0 के साथ इसको लिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि सभी प्राकृतिक संख्या, यानी जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, ये बोल रहा है। तो देखिए ये जो शुरुआत हो रही है 1 2 3 4 की, वो इसमें पूरी तरीके से मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है बाबू। तो चलिए इसको हम लोग सत्य कर देते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। बात आती है दूसरे वाले की, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या को कह रहा है। और पूर्णांक देखिए 0 से 1 2 3 4 धनात्मक भी चलता है और ये ऋणात्मक भी चलता है ना बाबू। तो यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चल रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो, यानी ये जो सारा पूर्णांक है वो इसके अंतर्गत आएगा। आ जाएगा क्या, नहीं ना आएगा, क्योंकि 0 से तो इधर का आएगा इसमें, लेकिन ये वाला तो इसमें आएगा ही नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे आप लोग अपने क्षेत्र अपने को उदाहरण लीजिए कि आपका घर आपके गांव में हो सकता है, लेकिन आपका गांव आपके घर में होगा क्या, नहीं ना। उसी तरीके से जैसे हम कहें कि उत्तर प्रदेश जो है भारत में है, तो ये बात तो सही है, ठीक लगेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ क्या कि पूरा भारत उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पूर्णांक का है वो क्षेत्र जाति है, और पूर्ण संख्या का वो 0 और प्राकृतिक संख्या को मिलकर के बना हुआ है। तो इसको हम इसमें नहीं बोल सकते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा या असत्य होगा। तीसरा नंबर का देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ले भैया, अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को थोड़ा समझिए। आप लोग पढ़ने के लिए मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। परिमेय संख्या बाबू ऋणात्मक संख्या भी आएगी, है ना, 0 भी आएगा, धनात्मक भी आएगा,
जैसे भिन्न भी आएगी, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, है ना, ये सब भी आएंगे। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 2 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 1.5। इससे यदि हम भाग देंगे तो 5/40 यानी 0.8 आएगा। तो क्या 0.8 और 1.5 पूर्ण है? ये तो अधूरा है, तो पूर्ण कैसे कर सकते हैं? इसलिए बाबू प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए हाँ ये सब परिमेय संख्या है, यहां से 0 से 1 2 3 4 जो है वो तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि परिमेय संख्या का दायरा बड़ा होता है। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा, पहला स्टेटमेंट ही आपका बिल्कुल सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा मेरे भाई, और अपने भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। तब फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।